नमस्कार, आप सभी का ज्योग्राफी वाला में स्वागत है। इसके पहले मैंने ज्योग्राफी के ढेर सारे क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए थे। आज उसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। आज का पहला क्वेश्चन में पूछा गया है, शुतुरमुर्ग नामक पक्षी किस मरुस्थल में पाया जाता है? इसका अगर आप आंसर देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा कालाहारी डेजर्ट। शुतुरमुर्ग नामक पक्षी जो है कालाहारी डेजर्ट के अंदर पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लिविंगस्टोन और स्टेनले जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो अगर आप देखेंगे तो ये कांगो जायरे नदी, इसको कांगो नदी भी कहते हैं और जायरे नदी भी कहते हैं, उसके ऊपर जो है ये स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कांगो नदी या जायरे नदी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? नॉर्दर्न अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी को माउंट मैककिनले के नाम से जाना जाता है, जिसको डेनाली पर्वत के भी नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डेनाली या माउंट मैककिनले। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला ब्रिटिश कोलंबिया पठार किस महाद्वीप में स्थित है? अगर आप देखोगे ब्रिटिश कोलंबिया तो यह नॉर्दर्न अमेरिका के अंदर स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्थ अमेरिका। तो ब्रिटिश कोलंबिया का पठार कहाँ पर स्थित है? नॉर्थ अमेरिका के अंदर ये स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने है। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका का शिकागो शहर किस झील के किनारे स्थित है? अगर आप देखोगे तो अमेरिका का शिकागो शहर जो है ये मिशिगन झील के किनारे स्थित है। मैंने बताया था यूएसए में 5 जो है ग्रेट लेक्स हैं, जिसके लिए मैंने कोड आपको बताया था, ये होम्स HOMES, यानी ये क्या हो जाएगा? ह्यूरन, पेरोन्टोरियो, मिशिगन, ईरी और सुपीरियर। ये 5 जो है झील को हम यूएसए के अंतर्गत बृहद झील के नाम से जानते हैं, जो कोल डिपॉजिट्स के लिए और आयरन डिपॉजिट्स के लिए ये क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? व्हाइट कंटिनेंट के रूप में अगर आप देखिएगा तो अंटार्कटिका को व्हाइट कंटिनेंट के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ सालों भर फ्रोजन कंडीशन रहती है, सालों भर बर्फ जमे रहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंटार्कटिका, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा महाद्वीप द्वीपीय महाद्वीप के रूप में जाना जाता है, यानी आइलैंड कंटिनेंट के रूप में जाना जाता है? अगर इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया को आइलैंड कंटिनेंट के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील के बारे में आपसे पूछा गया है। यूरोपियन कंटिनेंट की सबसे बड़ी झील क्या है? और आपके ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, लाडोगा झील, ओनेगा झील, वेनर्न झील, वेटर्न झील। तो इसमें सबसे बड़ी झील जो है लाडोगा झील देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेक लाडोगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन सा मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित नहीं है? ऑप्शन आपके दिया है, तनामी डेजर्ट, आटाकामा डेजर्ट, सिम्पसन डेजर्ट और ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट। तो अगर आप देखोगे तो आटाकामा डेजर्ट जो है इसके अंदर नहीं है। यह जो है आपको चिली के साइड देखने को मिलेगा, यानी ये दक्षिण अमेरिका में देखने को मिलेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आटाकामा डेजर्ट। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मैच द फॉलोइंग का, जिसमें आपको माउंटेन दिए गए हैं और उसके हाईएस्ट पीक को कंटिनेंट से मैच करना है। इसमें दक्षिण अमेरिका दिया है, उसके बाद जो है आपसे एशिया दिया है, ऑस्ट्रेलिया दिया है और अंटार्कटिका दिया है। अगर आप देखेंगे तो पहले दक्षिण अमेरिका को अगर मैच करें, तो दक्षिण अमेरिका को अगर हम मैच करेंगे तो एकांकागुआ हो जाएगा इसका सही आंसर। तो एकांकागुआ से आप इसको मैच किए। एशिया को आप माउंट एवरेस्ट से मैच कर लेंगे। ऑस्ट्रेलिया को आप जो है माउंट जो है किसी उसको से मैच कर लेंगे और फिर डी जो बचा वो 3 से मैच कर देंगे, यानी आपका ऑप्शन बन रहा है 2, 4, 1 और 3। तो इसके हिसाब से इसका अगर कोड में हम देखते हैं तो 2, 4, 1, 3, यानी ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यूरोप और एशिया महाद्वीप के बीच स्थित पर्वत आपसे पूछा गया है। इनमें कौन सा इनमें कौन सा पर्वत जो है यूरोप और एशिया के बीच स्थित है? ठीक, तो अगर आप देखोगे यूराल पर्वत, ये रूस के अंतर्गत स्थित है और यह जो है एशिया और यूरोप का सीमा बनाता है। यानी इसके पूर्वी भाग को अगर आप देखोगे, ये ऐसे जो है यहाँ पर ये यह रूस के क्षेत्रों को अगर आप देखना चाहो
तो यहीं से ये पर्वत आपको देखने को मिलेगा। इस इधर का पार्ट जो है एशिया कहलाता है और यह जो है इधर का पार्ट जो है यूरोप आपको देखने को मिलेगा। तो यह जो है कौन-सा पर्वत हो जाएगा? यूराल पर्वत आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन-सा कथन जो है सुमेलित नहीं है या असुमेलित है, ये आपको बताना है। तो इसमें देखोगे रोम टाइबर नदी के किनारे है, सही बात है। चीन जो है लियोन नदी के किनारे सही है। टेम्स लंदन के किनारे स्थित है, यानी टेम्स के किनारे जो है लंदन स्थित है। इसमें विस्चुला जो है वो वारसा नदी के किनारे स्थित नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें इनकरेक्टली मैच पूछा है, तो इनकरेक्टली मैच में ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कालगुरली और कुलगार्डी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? अब सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि ये दोनों है कहाँ? कालगुरली और कुलगार्डी। तो यह दोनों अगर आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। ये आपको मिल जाएगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखने को मिल जाएगा और ये किसके लिए? गोल्ड के लिए ये फेमस है। ऑस्ट्रेलिया का गोल्ड माइन्स है। यहीं से यह जो है एक बृहद रेलवे यानी ऑस्ट्रेलियाई ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे भी इसी क्षेत्रों से होकर के जाती है। इसके डेवलपमेंट के लिए इसको बनाया गया है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ग्रेट बैरियर रीफ किस महाद्वीप के उत्तर पूरब में स्थित है? अब ग्रेट बैरियर रीफ अगर आप देखोगे तो ये कोरल से बना हुआ है और ये ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड प्रांत के जस्ट बगल में ये उत्तर पूर्वी दिशा में आपको ग्रेट बैरियर रीफ देखने को मिलेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, झीलों का देश किसे कहा जाता है? लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स या लैंड ऑफ लेक्स के नाम से ये किसे जाना जाता है? ऐसे भी क्वेश्चन आपसे बदल के पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फिनलैंड। फिनलैंड को जो है हम झीलों के देश के रूप में जानते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिनलैंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिनलैंड। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। पृथ्वी के सतह का कितना प्रतिशत भाग जल से आच्छादित है? तो अगर आप देखोगे तो जैसा कि बताया जाता है कि पृथ्वी का जो है 71% लगभग 71% भाग जो है वो जल से है और बाकी जो शेष बचा हुआ लगभग 29% भाग जो है स्थलीय भाग से घिरा हुआ है। अगर हम पूरे इसको एग्जैक्ट देखें तो 70.8% जो है 70.8% ये जल से घिरा हुआ है और 9.2 जो है ये लैंड सरफेस है। ये लैंड सरफेस है और ये जो है ओशन सरफेस है। तो इसको जो है आपको ध्यान रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, महाद्वीपों से महासागरों के ओर जाने पर महासागरीय निकल ओशन फ्लोर का सही क्रम आपको बताना है। मैंने कई बार इससे आपसे चर्चा किया है कि सबसे पहले अगर आप देखोगे तो ऐसे क्वेश्चन में ये आपको यहाँ पर ओशन के अंदर सबसे पहले आपको अगर ये जा रहे हो तो आपको क्या मिलेगा? कॉन्टिनेंटल शेल्फ मिलेगा, फिर स्लोप मिलेगा, फिर उसके बाद ओशन ये डीप ओशन प्लेन मिलेगा। तो यह जो है ये और उसके बाद से आपको यहाँ पर ट्रेंचेस देखने को मिलेंगे। चलिए अगर ऐसे ऑप्शन को आप देखते हो तो ऑप्शन सबसे पहले जो है क्या देखने को मिलेगा? कॉन्टिनेंटल्स। यह जो है इसके ऑप्शन को देखते हैं। कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है, उसके बाद से डीप ओशन प्लेन। अब ये गलत हो गया क्योंकि यह जो है इसके बाद डीप ओशन प्लेन नहीं आएगा, पहले शेल्फ आएगा फिर स्लोप आएगा। तो यहाँ कॉन्टिनेंटल शेल्फ, स्लोप, अब ट्रेंचेज इसके पहले नहीं आएगा, पहले डीप ओशन प्लेन आएगा और ओशन प्लेन के अंदर ही ट्रेंचेज आपको देखने को मिलेंगे। तो ये भी गलत हो गया। फिर सेल्फ ओशनिक ट्रेंचेज, ये भी गलत। अब ये ऑप्शन डी सही है क्योंकि कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद यहाँ पर कॉन्टिनेंटल स्लोप दिया है, फिर डीप ओशनिक प्लेन दिया है, फिर ओशनिक ट्रेंचेज दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने है, डॉल्फिन कटक और चैलेंजर कटक किस ओशन में स्थित है? मैंने आपको बताया था मिड ओशियानिक रीज के बारे में कि अटलांटिक ओशन की अगर आप बात देख रहे हो तो यहाँ पर ये अटलांटिक ओशन के जो है ये किनारे को अगर आप ऐसे देखते हैं इधर और ये तो यहाँ पर जो है इसके बीच से मिड ओशियानिक रीज है। इसके यह जो है इक्वेटर से एक तरफ के भाग को डॉल्फिन रेंज और दूसरे तरफ के भाग को चैलेंजर रेंज के नाम से जाना जाता है। तो ये कहाँ पर देखने को मिलेगी? अटलांटिक ओशन के अंदर जो है ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अटलांटिक ओशन, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व के सबसे बड़ा महासागर के बारे में आपसे पूछा गया है। तो आप देखोगे विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा देखने को मिलेगा?
ये आपको पैसिफिक ओशन देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व का सबसे चौड़ा एक मग्न तट ये किस महासागर का स्थित है? सबसे ज्यादा चौड़ा जो है मग्न तट। अब मग्न तट मतलब कंटिनेंटल शेल्फ। अब ये आपको ध्यान रखना है कि जिस ओशन के अंदर सी फ्लोर पे जितने ज्यादा माउंटेन्स रहेंगे या किनारे पे माउंटेन्स रहेंगे, वहां पर जो है मग्न तट चौड़ा देखने को मिलेगा, वाइडेस्ट देखने को मिलेगा। तो अगर सबसे ज्यादा इसमें अगर आप देखोगे तो यह अटलांटिक ऑप्शन दिया है, इंडियन ओशन ऑप्शन दिया है, आर्कटिक दिया। अब चूंकि आर्कटिक जो है पोल के पास है और उसके ज्यादातर भाग डूबे हुए हैं, इसलिए सबसे जो है चौड़ा मग्न तट कंटिनेंटल शेल्फ कहाँ देखने को मिलेगा? आर्कटिक ओशन के अंदर देखने को मिलेगा। तो आर्कटिक आप इसको आंसर करोगे। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है महासागरों की औसत गहराई आपसे पूछी गई है। औसत गहराई कितनी होती है? महासागरों की औसत गहराई जो है लगभग 3800 मीटर बताई जाती है। तो यह 3800 मीटर आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा गर्त अटलांटिक महासागर में स्थित नहीं है? यहाँ पर ध्यान रखना है कि निगेटिव पूछा, मतलब कौन सा नहीं है। ठीक, तो चलो यहाँ पर अगर आप देखोगे कैमीन गर्त तो इसमें स्थित है, रोमांस गर्त भी इसमें स्थित है और सैंडविच गर्त भी इसमें स्थित है। तो कौन सा स्थित नहीं है? डायमेंटिना ट्रेंच जो है इसके अटलांटिक ओशन के अंदर स्थित नहीं है। तो ये जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? प्यूर्टो रिको, मेरियाना गर्त, मिडनाओ गर्त और सुंडा गर्त। अब देखो मेरियाना ट्रेंच के बारे में बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो कि सबसे गहरा गर्त कौन सा होगा। तो ये मेरियाना ट्रेंच जो है इसका आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन है? मेरियाना ट्रेंच है। अगला क्वेश्चन यहाँ मैच कराने को दिया है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। तो इसको अगर हम देखते हैं तो ब्रिटिश कोलंबिया आइलैंड अगर हम देखें तो इसको हम मिला देंगे पैसिफिक के। ये पैसिफिक के अंदर स्थित है। अगर हम ग्रीनलैंड की बात करें तो यह जो है अटलांटिक ओशन में स्थित है। मेडागास्कर की बात करें तो ये इंडियन ओशन में स्थित है। और जेमेलिया जो है यह जो है आर्कटिक के अंदर स्थित है। तो ब्रिटिश कोलंबिया को हम प्रशांत से, ग्रीनलैंड को हम या नॉर्थ अटलांटिक या अटलांटिक ओशन से, मेडागास्कर को जो है हम इंडियन ओशन से, और फिर जो है जेमेलिया आइलैंड को हम जो है आर्कटिक ओशन से मिला दिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में प्रशांत महासागर में स्थित है कौन सा प्रशांत महासागर में स्थित है? टेलीग्राफिक पठार, फराओ पठार, अल्बाट्रोस का पठार या फिर जो है डॉगर बैंक। अब यहाँ पर टेलीग्राफिक पठार आप देखोगे तो मैंने बताया कि जो मिड ओशियनिक ये मिड ओशियनिक रिज है अटलांटिक ओशन, वहीं ग्रीनलैंड के पास जाकर चौड़ा हो जाता है, जिसको टेलीग्राफिक पठार के नाम से जानते हैं। तो ये तो होगा नहीं। फराओ कटक जो है ये आपको यहाँ पर दिया गया है। फराओ कटक भी यह जो है इसके अंदर स्थित है, तो ये भी नहीं होगा। अब अल्बाट्रोस का पठार जो है ये जो है अटलांटिक ओशन, सॉरी ये अटलांटिक ओशन में स्थित नहीं है। यह कहाँ पर स्थित है? पैसिफिक ओशन के अंदर स्थित है। तो ये क्या हो जाएगा? पैसिफिक ओशन में कौन सा स्थित है पूछा हुआ है, तो अल्बाट्रोस का पठार इसके अंदर सही हो जाएगा, अल्बाट्रोस का पठार। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने है। सागरीय जल में लवणता सैलिनिटी में सबसे ज्यादा कौन से साल्ट पाए जाते हैं? ये तो साधारण नमक जो आप खाते हैं वो सबसे ज्यादा जो है ओशन के अंदर पाए जाते हैं, जिसका सामान्य सूत्र NaCl होता है। तो सोडियम क्लोराइड जो है सबसे मात्रा ज्यादा इसमें आपको देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। महासागरों की औसत सैलिनिटी कितनी होती है? अगर आप देखोगे तो महासागरों की औसत सैलिनिटी इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है आपको 25, देखिए यहाँ प्रतिशत नहीं बोलना है, यहाँ ये परसेंटेज नहीं है, ये पर थाउजेंड है। यानी यह ग्राम पर थाउजेंड, यह जो ग्राम पर थाउजेंड इसके अंदर लिखा हुआ है। तो यह जो है महासागरों की सामान्य लवणता कितनी होती है? 35। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महासागरों के सतही जल का तापमान किस ओर जाने पे घटता है? महासागरों के सतही जल का तापमान जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो तापमान क्या होते जाता है? ये घटते जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत सामान्य क्वेश्चन है कि जैसे जैसे आप जो है भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं, जैसे जैसे आप जो है भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं वैसे वैसे तापमान घटता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ जो है
ये दिया गया है कि महासागरीय जल में लवणता की सर्वाधिक मात्रा उत्तरी गोलार्ध में किन अक्षांशों के मध्य पाई जाती है? सबसे ज्यादा सैलिनिटी जो है किस लेटीट्यूड पे पाई जाती है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर। अब देखो, ये अगर आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सबसे ज्यादा सैलिनिटी जो है इक्वेटर पे रहना चाहिए, तो फिर गलत है, क्योंकि सैलिनिटी में इक्वेटर पे लगातार बारिश होती है। ज्यादातर बड़ी नदियां जो है वो इक्वेटर के पास, जैसे अमेजन रिवर हो गई या फिर इस तरह की नदियां, गंगा ब्रह्मपुत्र का भी क्षेत्र हो गया, तो ये अपनी सैलिनिटी को यही वो अपने जो है वाटर को, फ्रेश वाटर को यही डिस्चार्ज करती है, इसलिए तो इक्वेटर के आसपास की संभावना कम है। अब जहां पर अगर आप देखोगे, ये पृथ्वी पर इक्वेटर से हवाएं उठती है और जा करके दोनों गोलार्धों में एक गिरती है, तो इसके कारण एरिडिटी होती है, इवापोरेशन ज्यादा होता है, तो सबसे ज्यादा सैलिनिटी आपको यही देखने को मिलेगा 30-35 या लेटीट्यूड के आसपास। अब देखो, इसमें सबसे 30-35 लेटीट्यूड अगर हम देखें या इसका ब्रॉड रेंज थोड़ा देखें, तो हम इसमें कह सकते हैं कि ये 20 से लेकर के 40 तक, तो इसके सैलिनिटी को हम 20 से लेकर के 40 के बीच ये कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। अगले क्वेश्चन में यहाँ विश्व की सर्वाधिक लवणता पूछा हुआ है, किस झील के अंदर पाई जाती है? विश्व की सर्वाधिक लवणता किस झील में पाई जाती है? अगर इसकी चर्चा करें हम, विश्व की सर्वाधिक लवणता किस झील में पाई जाती है, तो देखिए वान लेक जो है टर्की के अंदर स्थित है, तो यहाँ वान लेक दिया हुआ है। अच्छा, इसमें कितनी पाई जाती है सैलिनिटी? अगर देखोगे तो 330 ग्राम जो है पर थाउजेंड इसमें पाया जाता है। 330 ग्राम पर थाउजेंड, यानी 330 जो है ये सैलिनिटी इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वान लेक टर्की के अंदर। सर्वाधिक लवणता किस महासागर में पाई जाती है? अच्छा, अभी आपने जो बताया कि सर्वाधिक लवणता, वो आपने वाटर बॉडी बताया, वो झील है, लेक है। अब ये ओशन में कंपेयर करने को कह रहा है, सर्वाधिक जो है सैलिनिटी किसमें पाई जाएगी, तो आप देखोगे पैसिफिक में, तो ये इसकी बहुत ज्यादा ये बड़ा है, इस कारण से इसकी सैलिनिटी कम है, क्योंकि इसमें वाटर वॉल्यूम ज्यादा है। इंडियन ओशन में बहुत ज्यादा नदियों के डिस्चार्ज होते हैं, इसलिए इसमें अगर कंपेयर करें तो अटलांटिक ओशन में सर्वाधिक यह जो है आपको सैलिनिटी देखने को मिलेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? यह जो है अटलांटिक ओशन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट दिया गया है और आपको बताना है इसमें कि कौन सा यह जो है सही है और कौन सा गलत है। इसमें कोड भी नीचे दिया गया है, वनली 3, वनली 2, 2 और 3, इस तरह से जो है ऑप्शन आपको दिया गया है। चलिए, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, कह रहा है समान लवणता वाले रेखा को मिलाने वाली रेखा को समलवण रेखा आइसोहेलाइन कहते हैं। आपको ये बताया गया है, तो इसको आइसोहेलाइन कहते हैं। बात तो एकदम सही है। सागरीय जल का तापमान सर्वाधिक अगस्त में और न्यूनतम फरवरी में रहता है। ये भी बात सही है कि मैक्सिमम टेम्परेचर को हम अगस्त में मेजर करते हैं और न्यूनतम तापमान को हम फरवरी में मेजर करते हैं। अब केल्विन मापनी पे परम शून्य तापमान 0 डिग्री केल्विन का है, नहीं, ये गलत हो गया। ये -273 डिग्री सेल्सियस होगा। तो यह तो गलत हो गया, यानी सही स्टेटमेंट क्या है इसमें? 1 और 2 इसके अंदर सही स्टेटमेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर तरंग की लंबाई पूछा गया है कि किस पर निर्भर करती है? तरंग की गति और तरंग की लंबाई जो है, यहाँ तरंग गर्त पर यानी ट्रॉफ पे, आवर्तकाल पे, या फिर जो है शिखर के मतलब क्रेस्ट पे, या फिर वेवलेंथ पे। तो तरंग लंबाई और तरंग गति किस पर निर्भर करेगी? ये आवर्तकाल पर इसको ये निर्भर करेगी, यानी 123 का आंसर क्या हो जाएगा? ये। अच्छा, इसको जो है हम फ्रीक्वेंसी के रूप में जानते हैं, इसी को हम जो है फ्रीक्वेंसी, तो ये आवर्तकाल जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन एक जल जो धारा गर्म है, इसमें गर्म जल धारा के बारे में पूछा गया है आपसे। तो अगर आप देखो, इसमें जो ऑप्शन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं, तो यहाँ लेब्राडोर की करंट ठंडी जल धारा है, ये तो कोल्ड है। ग्रीनलैंड की धारा ये भी कोल्ड है। फिर यह जो है कैनारी, ये भी कोल्ड है। तो एक ही ऑप्शन बचा है, ब्राजील की जलधारा जो है ब्राजील के तटों के साथ चलती है, तो यह जो है एक गर्म जलधारा है। बाकी इसमें जो दिए गए ऑप्शन है, इसको ठंडी जलधारा के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, यूरोपीय महाद्वीप का गर्म कंबल के नाम से किस धारा को जाना जाता है? क्योंकि जिस लैटिट्यूड पे स्थित है यूरोप, वहां पर ठंडी या जो है स्नोफॉल की कंडीशन हो जाती, फ्रोजन कंडीशन हो जाती, लेकिन इस जलधारा के कारण से
मैंने आपको बताया था कि देखो यहाँ पर अगर ये मैं बात करूँ, ये न्यू फाउंडलैंड से नीचे अगर आप आते हैं, ये टेक्सास, ऐसे ये दक्षिण अमेरिका का पार्ट, ऐसे इधर ये नॉर्वे स्वीडन वाला क्षेत्र, और ये फिर ये अफ्रीका वाला क्षेत्र अगर मैं बात करूँ। तो अब देखिए यहाँ पर, यहाँ से एक जाती है नॉर्दर्न अमेरिकी, और यह जो है ये एंटीलिज करंट के रूप में आगे जाएगी, गल्फ ऑफ मैक्सिको से निकलेगी और आकर यहाँ गल्फ स्ट्रीम बनाएगी, और यही गल्फ स्ट्रीम आगे जो है कॉन्टिनेंटल, यह जो है ओशनिक ड्रिफ्ट के रूप में आगे बढ़ता है। और ओशनिक ड्रिफ्ट के रूप में जब आगे बढ़ता है तो अलग अलग भागों में बढ़ जाता है, जिसकी बात हम डिटेल में करेंगे। तो इस करंट के कारण ही इस गल्फ स्ट्रीम को जो है हम क्या कहते हैं, यूरोप का कंबल के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गल्फ स्ट्रीम इज द राइट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रेनेल जलधारा किस महासागर के अंतर्गत चलती है? अभी मैं जो चर्चा कर रहा था आपसे कि आगे चल करके यह जो है नॉर्दर्न अटलांटिक ड्रिफ्ट में बढ़ जाती है, और फिर उसी में एक शाखा बनती है रेनेल करंट। तो रेनेल करंट किसके से ये चलती है? तो रेनेल करंट आप देखोगे ये अटलांटिक ओशन के अंदर चलती है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर दिया गया, अफ्रीका के सहारा मरुस्थल के निर्माण में सहायक जलधारा कौन सी है? अब देखिए जितने जो है महासागरों के किनारों पर चलने वाली कोल्ड करंट है, तो कोल्ड करंट के कारण से वहां पर हवाएं सबमर्ज करती है और एरोडिटी बढ़ाती है। तो इसके कारण जो है मरुस्थल का निर्माण होता है। अब ये आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी जलधारा जो है अफ्रीका में मरुस्थल के लिए सहायक है। तो अगर आप देखोगे ये अफ्रीका है, तो ये अफ्रीका में यहाँ पर कौन सी जलधारा चलती है? तो ऊपर से यहाँ एरिडिटी को बढ़ाने के लिए आती है कनारी करंट, और इस कनारी करंट के कारण से जो है ये सहारा मरुस्थल का निर्माण हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कनारी करंट इज द राइट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बेंगुला जलधारा कहाँ पर प्रवाहित होती है? बेंगुला करंट ये किस तरह की जलधारा है और ये कहाँ पर प्रवाहित होती है? तो अगर आप देखोगे तो अफ्रीका में, अफ्रीका के, देखिए ये अफ्रीका हो गया, तो ऊपर से तो आ रही थी ये कनारी, अब नीचे से इसी तरह के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में ये नीचे वाले करंट को हम किस नाम से जानते हैं, बेंगुला करंट, और ये जो है एक तरह की ठंडी जलधारा है। तो इसका जो है आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। महासागरीय जलधाराओं के उत्पत्ति के कारण के बारे में पूछा गया है कि कॉजेस ऑफ ओरिजिन ऑफ ओशनिक करंट इंक्लूड्स, किसके किसके कारण से जो है ओशनिक जलधाराओं की उत्पत्ति होती है? तो आप देखोगे इसमें इनके उत्पत्ति में पृथ्वी के ग्रेविटेशनल और ग्रेविटी की जरूरत होती है, तो ये तो हो जाएगा। फिर उसके बाद वायु दाब और पवनों के भी इसमें योगदान होते हैं। इवापोरेशन और रेनफॉल का भी यह जो है इसमें कुछ हद तक योगदान होता है। तो अगर देखें तो इसमें सबका सब जो है ऑल ऑफ द एबव ज्यादा सुटेबल कंडीशन है। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो आज की क्लास का जो है अंतिम क्वेश्चन आपका होगा। यहाँ एंटलिक जलधारा के बारे में पूछा है। तो अगर एंटलिक जलधारा के बारे में बात किया जाए तो यह जो है आपके अटलांटिक ओशन के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, अटलांटिक ओशन हो जाएगा। किरोशिबो प्रसार या किरोशिबो जलधारा अगर आप देखो तो ये रूस के किनारे जापान के जस्ट ऊपर आपको देखने को मिलेगा प्रशांत महासागर में। तो ये तो इससे मैच कर जाएगा। अंगुलास जलधारा जो है इंडियन ओशन की जलधारा है, और अलास्का जलधारा जो है आपको प्रशांत महासागर में देखने को मिलेगा। तो हमने आज जो है ढेर सारे क्वेश्चन को देखा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह की परेशानी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर एग्जाम के लिए आपको यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।